Namaskar, this is Sumit Kumar Kushwaha. This is my very first video in which we will discuss the first chapter parts of sentence. ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड जो पहला चैप्टर है। लेकिन इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जो अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे समझने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो आइए देखते हैं। पहला है लेटर्स। तो लेटर्स मतलब होता है अक्षर, LETTERS लेटर्स। लेटर्स में होता है अक्षर, लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्या कि लेटर्स और लेटर दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो लेटर मतलब होता है पत्र, लेकिन लेटर्स मतलब होता है अक्षर। अब इन्हीं लेटर्स से मिलकर बनता है हमारा अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स रहते हैं। ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स रहते हैं और इन्हीं लेटर्स को मिलाकर हमारा बनता है क्या, अल्फाबेट। यानी कि अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो आप लोग देखे होंगे कि जब फूलों की माला बनती है तो एक फूल को हम लोग माला नहीं बोलते, लेकिन उसी की तरह बहुत सारे फूलों को जब एक धागे में पिरो जाता है तब उसे माला बोला जाता है। सेम टू सेम अगर हम लोग कोई भी अक्षर ले ले, मान लीजिए हम लोग ने लिया एम, तो हम लोग एम को अल्फाबेट नहीं कहेंगे। एम को अल्फाबेट हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग एम को लेटर्स कहेंगे। ठीक इसी तरह क्या है कि हम लोग कह सकते हैं समझने के लिए कि जो ये अल्फाबेट होता है, जो हमारा ये अल्फाबेट होता है, वो एक ए से लेकर जेड तक जो भी 26 लेटर्स हैं उनका एक समुच्चय होता है, उनका एक सेट होता है, एक संग्रह होता है, और इन्हीं सभी को मिलाकर हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। उसके बाद है अल्फाबेट्स। इसमें बस एक एस लगा देने से इसका मतलब होता है भाषाएं। ठीक, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। उसके बाद आता है लेटर मतलब पत्र, और उसके बाद एक और लेटर आता है तो LATER। आई रिपीट LATER। इस लेटर का मतलब होता है बाद में, यानी कि ये समय के बारे में बताता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं बाद में खेलूंगा, मैं बाद में खाना खाऊंगा, मैं बाद में बाजार जाऊंगा, तो जो यहाँ पर समय बता रहा है कि मैं बाद में ये काम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटर। जैसे आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे या सुने भी होंगे, आई विल डू इट लेटर, मैं ये काम बाद में करूंगा। तो LATER का मतलब होता है समय, यानी कि बाद में। उसके बाद आता है LATTER। ये भी इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, इसको भी हम लोग लेटर ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक टी एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि LATTER लेटर। लेटर मतलब इसका मतलब भी होता है बाद में, लेकिन एक क्रम बताता है, यानी अगला। मान लीजिए कि बहुत सारी किताबें रखी है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, विज्ञान की, बहुत सारी किताबें रखी है। आपको एक किताब चाहिए मैथ्स की, तो आपने बोला कि मुझे वो वाला किताब चाहिए, तो आपने किसी ने आपको उठा कर कोई दूसरा किताब दे दिया, तो आपने कहा नहीं 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 ये वाला नहीं, उसके बाद वाला, उसका अगला किताब चाहिए। तब वही जो अगला होता है, क्रम में जो अगला होता है, उसका ही मतलब होता है लेटर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम अब देखेंगे वर्ड्स के बारे में। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? यानी कि देखिए यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का ऐसा समूह, विच गिव्स कंप्लीट सेंस। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो या जो पूर्ण अर्थ दे, उसे हम लोग वर्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने ईट मीन्स खाना। तो क्या इसका एक पूर्ण अर्थ है? इट मीन्स खाना है, यानी इसका एक पूर्ण अर्थ है, इसका एक अर्थ है हिंदी में, मीनिंग इट मीन्स खाना। लेकिन अगर ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ETE, तो ETE इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका ये जो ETE लिखा गया शब्द है, वर्ड है, इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है, इसलिए ये हमारा वर्ड नहीं होगा और ये हमारा वर्ड होगा। ये पे एक और देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है APPLE, एक लेटर ए, ये सभी क्या है? APPLE, अलग अलग लेटर है। इन लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है और इसका मीनिंग है क्या? एप्पल मतलब सेब, इसलिए ये हमारा वर्ड है, इसलिए ये हमारा वर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह लिख देता तो इसका कोई मतलब नहीं है। PPLE इसका कोई अर्थ नहीं है, इस कारण से ये हमारा वर्ड नहीं होगा और हमारा वर्ड क्या होगा? एप्पल होगा। तो हम लोग क्या समझे कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, उसे ही हम लोग वर्ड यानी कि शब्द कहते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स a complete sense, which gives
ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस, और यही हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है वाक्य, यानी कोई भी एक लिखी गई लाइन, जिसका डिफिनेशन होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह व्हिच जो मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, जिसका एक मीनिंग हो, जो एक पूर्ण अर्थ दे, जो किसी के बारे में जानकारी दे, पूर्ण ज्ञान दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसका हिंदी में परिभाषा क्या होगा कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे आइए देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, यह एक लड़का है। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो इस पूरी लाइन का ये एक शब्द अलग हो गया, ये एक अलग वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, और बॉय एक अलग वर्ड है। तो सभी वर्ड का यहाँ पे ग्रुपिंग हुआ है, शब्दों का एक ऐसा समूह है यहाँ पे जिसको पढ़ने से एक अर्थ आ रहा है क्या, यह एक लड़का है। अगर इसी को हम लोग इस तरह लिख देते हैं, इज अ बॉय दिस, इज अ बॉय दिस, यहाँ पे भी शब्द को ग्रुपिंग किया गया है, शब्दों का एक समूह बनाया गया है, और इसी को आगे पीछे करके लिखा गया है, इज ए बॉय दिस। ये तो एक वाक्य हो गया, ये शब्दों का समूह हो गया, किंतु इसको पढ़ने से कोई पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है, इसको पढ़ने से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस कारण से ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, इस कारण से ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। यहाँ पे भी एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, ये भी एक अलग वर्ड है, और ये भी एक अलग वर्ड है। तो अलग अलग वर्डों से मिलकर क्या बनाया, लाइन बनाया, और इसको पढ़ने से हमें ये ज्ञान मिल रहा है कि राम इज अ डॉक्टर, यानी इससे ये पता चल रहा है कि राम एक क्या है, डॉक्टर है। इसे हमें कोई जानकारी मिल रही है, इस कारण से ये जो लिखी गई लाइन है ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग इस तरह लिख देते हैं, इज डॉक्टर ए राम, इज डॉक्टर ए राम, तो ये भी क्या है, शब्दों का एक समूह है, ये भी एक शब्दों का अलग अलग समूह है। लेकिन इसको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, इसको पढ़ने से कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है, इस कारण से हमारा वर्ड नहीं, सॉरी, इस कारण से हमारा सेंटेंस नहीं होगा। और ऊपर वाला लाइन जो लिखा गया है, इसको पढ़ने से हमें पूर्ण अर्थ मिल रहा है, पूर्ण ज्ञान हो रहा है, किसी चीज के बारे में जानकारी मिल रही है, इस कारण से हमारा सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन जो नीचे लिखी गई जो लाइन है, इसको पढ़ने से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कोई पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इस कारण से हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक, अब आते हैं सेंटेंस। अब मेन जो हेडिंग था इस चैप्टर का, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता क्या है, देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भाग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहने से मतलब है कि जो हमारा लिखा गया जो सेंटेंस है, कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, जो भी सेंटेंस है, वो सेंटेंस किन किन शब्दों से मिलकर बना है। जो सेंटेंस को बनाने में, किसी भी सेंटेंस को बनाने में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जो शब्द यूज किए गए हैं, वो अपने में क्या है, उनकी पहचान क्या है, इसी के बारे में एनालाइज करने के लिए, इनको तोड़कर पढ़ने के लिए, पार्सिंग करने के लिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट। पहला क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, एंड इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ता। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कर्ता। दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेडिकेट। दूसरा भाग है इसका प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। आई रिपीट अगेन कि आप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि कोई भी जो सेंटेंस लिखी गई हो, उसमें जो शब्द रहते हैं, वो शब्द असल में है क्या, करता है, क्रिया है, कर्म है, क्या है,
उन्हीं के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ते हैं। जो सेंटेंस होता है वो किस चीजों से मिलकर बना होता है? तो एक चीज होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा चीज होता है हमारा प्रेडिकेट यानी कि कर्ता और विधेय। ठीक, तो अब आते हैं कि कर्ता होता क्या है? तो कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो आप लोग देखे होंगे किसी भी क्लास में जब भी कोई विषय पढ़ाया जाता है तो ऊपर लिखा आता है सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट साइंस, सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट मैथ। अरे मान लीजिए कि लिखा गया है सब्जेक्ट साइंस यानी कि सब्जेक्ट मतलब विषय साइंस यानी कि उस पूरे क्लास में सिर्फ किसके बारे में बात की जाएगी? साइंस के बारे में बात की जाएगी। अगर लिखा होता सब्जेक्ट मैथ यानी कि पूरे क्लास में किसके बारे में बात किया जाता? मैथ के बारे में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिसके बारे में बात की जाए उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो मैंने किसके बारे में बात की? यहाँ पे राम के बारे में बात किया। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट कौन होगा? राम होगा। आइए देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी कि जिसके विषय में भले वो कुछ भी हो, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इफ यू से समथिंग अबाउट एनीथिंग देन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जिसके विषय में हम लोग कुछ कहें वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। जिसके विषय में कुछ भी बोला जाए, कुछ भी कहा जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब आता है हमारा सब्जेक्ट मतलब कर्ता। इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो whenever we use the name of person, place or thing, it is called subject। यानी कि जब भी कभी हम किसी आदमी, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह यानी कि स्थान का नाम लेते हैं, जब भी हम कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। तो whenever we use the name of person, प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जब भी कभी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं, उसके बारे में कुछ बताते नहीं है, बस उसका नाम लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। ठीक, अब देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है हमारा। प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो प्रेडिकेट हम लोग क्या है? तो जब भी किसी कर्ता के बारे में कोई बात कही जाए, यानी जब भी किसी के बारे में कोई बात कही जाए, किससे रिलेटेड कोई बात बताई जाए, उसी को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि whenever we say something about anything, it is called predicate। यानी कि जब भी किसी के बारे में कोई बात बताई जाए, किसी के बारे में कोई बात की जाए, उसी को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। आइए कि एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया क्या? राम ईट्स अ मैंगो। राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। तो राम ईट्स अ मैंगो, इस लाइन में मैंने किसके बारे में बात किया? तो राम के बारे में। मैंने बोला राम ईट्स मैंगो, किसके बारे में? ओवरऑल किसके बारे में बात की हम लोगों ने? तो राम के बारे में बात किया। तो राम के बारे में बात किया तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग क्या बताया? हम लोगों ने इसके बारे में क्या बताया? हम लोगों ने इसके बारे में बताया कि राम क्या करता है? राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम के विषय में जो ये बात बताई गई है वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रेडिकेट। तो समझ गए? तो अगर किसी के नाम लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और उससे रिलेटेड उसके बारे में कोई बात बताई जाती है, कोई उसके विषय में कोई जानकारी दी जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। आइए अब हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा
कितने प्रकार का होता है, सॉरी कितने भागों से मिलकर बना होता है, कितने कितने पार्ट्स में। सब्जेक्ट हमारा होता है 2 भागों में बांटा जाता है। सब्जेक्ट हम लोग मैक्सिमम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा क्वालिफायर और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड भी इसको बोलते हैं हम लोग। मेन वर्ड या